बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई डल डे तो होता नहीं, रोज़ बरोज़ नई डेवलपमेंट्स ही सामने आती हैं। आजकल जो जिस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये कि क्या इमरान खान की जमात के हवाले से तो बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, लेकिन क्या इमरान खान साहब की मामलात में बेहतरी आ रही है? क्या उनका जो लड़ाई है पाकिस्तान की मुक्तदरा से उसके अंदर पोजीशंस तब्दील हो रही हैं? वो इसलिए कि जिस तरह से मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब की कन्विक्शंस के हवाले से चल रहे हैं और उन पर अब जज साहिबान नकाइस की निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को सज़ाएं दी गई, तो उससे तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब के लिए भी मामलात हल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है? साथ ही साथ वो हुकूमत जो कि मार्ज़ वजूद में आ गई, जो अभी तक अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत एंजॉय भी कर रही है, हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो कि इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं लेकिन इलेक्ट नहीं हो पाए, वो शायद ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद उनकी ज़मीर की आवाज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये बात किसी जगह रुक नहीं रही और इस बात को तक़वियत रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से भी मिलती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, हम तमाम तर कैदोबंद की सोबतों के बाद भी विक्टोरियस बाहर आए हैं, लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। ये बहुत से सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त अहाता करते हैं और इन तमाम मामलात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मंसूर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो बड़ी दिलचस्प है। अब ये अगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को देखा जाए, राना सनाउल्लाह साहब को देखा जाए, पता नहीं अच्छा लगे या बुरा, वो लोग जो इलेक्ट नहीं हो पाए, शायद उनका ज़मीर अब कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है। इमरान खान को सज़ाएं हुई, बड़ी जुबिलेंट थी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कमाल हो गया, ये सज़ाएं बनती थी, बेहतरीन मेरिट के ऊपर सज़ाएं हुई। लेकिन जिस तरह से अब मामलात हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन खुद राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। लतीफ़ कोसा साहब पहले भी कह चुके हैं जी कि इमरान खान साहब ईद से पहले साइफर केस के अंदर भी उनका बेल हो जाएगी, सज़ा मुअत्तली होगी इफेक्टिवली, फिर सारी बात अब बेल हो जाती है। इफ्तिखार साहब, ये जिस तरीके से इमरान खान को सज़ाएं हुई थी, ये हम सब के सामने ही है जो कुछ भी हुआ। मैं तो बहैसियत एक तालिब इल्म के हमेशा कहता रहा हूँ कि बड़ा भोंडे तरीके से सज़ाएँ दी गई हैं और इट्स नॉट समथिंग न्यू। ये पहले भी हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर, ये ज़रा इसके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा हो गया। सो डू यू ऑल्सो एग्री कि इमरान खान साहब के लिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए बात सुने, इमरान खान के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आता हुआ नज़र आ रहा है? आ चुका है? नहीं, आ नहीं चुका अभी, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही। कागज़ात नामजदगी से लेके इलेक्शन के दिन तक क्या हुआ और कागज़ात नामजदगी से पहले क्या हो रहा था। ठीक है, हम ये समझ रहे थे कि पीटीआई के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने चाहने वालों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाएगी। ये हम मेजॉरिटी, बट वो मिथ टूट गया। हाँ, टूट गया। अच्छा, वो कैसे टूटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका जवाब इसमें आपको मिलता है जो राना साहब अभी कह रहे हैं। जब आप इस किस्म की सज़ाएं दे रहे थे, मसलन 3 सज़ाएं जो दी और ख़ास तौर पे एक सज़ा जो इद्दत में निकाह वाली, अब मुझे बताएं कि उस पर क्या रिस्पॉन्स है। जो लोग पहले चिड़े बैठे थे इनके रवैयों से और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। मुनीब, एक बात याद रखो, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होने की वजह से वोट मिला। इस दफ़ा ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। जब इन्होंने 18 महीने का वक्त गुजारा तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे। नतीजा हुआ कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा का सारा उधर गया। सोने पे सुहागा कि मुख्तलिफ जगह पे कागज़ छीने गए लोगों से। ओवरकिल हुआ ना, तो बहुत ओवरकिल हुआ। एक तो था ना, थोड़ा ओवरकिल हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और ये लोगों ने मिथ तोड़ दिया, लोगों ने ये जो पूरा नैरेटिव था कि जब तक आपकी इंतखाबी मशीनरी नहीं होगी आप इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता, बंदे ही नहीं बाहर निकलेंगे। इमरान खान के वोटर ने वो हर चीज़ डिस्प्रूव कर दी ना। यस, और क्योंकि अब बड़े मजे की बात है, वो इसने इमरान खान के लिए नहीं की, वो उसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फीलिंग है जो इमर्ज हो चुकी है, जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर है पंजाब में ख़ास तौर पे, कि उसका इजहार है। और ये जो इमरान खान साहब के केसेस का अब जिस तरह से कलेज हाई कोर्ट में खुल रही है, तो कई लोगों को ये भी तासुर है कि ये कुछ स्पेस बन रही है इमरान खान के लिए, उनकी नहीं, बट
ये आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइनली ये होना ही था या कुछ स्पेस बन रही है, वो आफ्टर थॉट आती है कि यार बहुत लड़ाई हो गई? देखो मनी स्पेस बननी है तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि उसका रवैया क्या होगा। इमरान खान साहब का असल चीज़ जो है, मैं खुद इस चीज़ में बहुत सोचता हूँ कि स्पेस तो बना देते हैं, कल उसको रिहा भी कर देते हैं। व्हाट विल ही डू? अगर तो वही करेगा जो कहता है, फिर तो लड़ाई है ना। तो फिर लड़ाई है। फिर वहाँ पे जो मेरी हमदर्दी होती है बतौर डेमोक्रेट, वो मुझे पीछे हटना पड़ता है कि यार ये इसको मैं क्या करूँ। अच्छा, बट मंसूर साहब बात ये है कि ये अभी राना साहब कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी कोई कहता नहीं हमारे हुकूमत नहीं बनाना चाहते ज़बरदस्ती, आपके प्रोग्राम में भी गालिबन कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, मतलब बहुत सी बातें हो रही हैं। फ्रैंकली आपको लगता है इज़ देयर अ चेंज ऑफ हार्ट? जब हम चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं तो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट कि यार बहुत लड़ाई होगी और रैंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। कोर कमांडर हाउस में भी केपी के सीएम चले जाते हैं, इस्लामाबाद का चैप्टर मेन चैप्टर कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता, शायद वो गए होंगे लेकिन शायद नहीं गए, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि वो गए। सो आपको लगता है कुछ तब्दीली हो रही है, दिलों का मेल हो रहा है या नहीं? मैं बड़ी माजरत के साथ हो सकता है मेरी जो चंद बातें हों वो इफ्तिखार साहब से जो भी उन्होंने तज्जिया दिया थोड़ा सा उससे मेरा मुख्तलिफ होगा। एक तो बराए मेहरबानी लोगों को ना लॉलीपॉप देना बंद करें कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। इनमें से कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना कभी था और ना है, ठीक है। ये इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये लोग सिर्फ उसी तरह ही होते हैं कि इनको ये बुखार चढ़ता है, ये पैनाडोल की गोली खाते हैं और उसके बाद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बुखार उतर जाता है बड़े आराम से। हालात और वाक़यात के मुताबिक ये लोग बनते हैं। ये वही पार्टी है जो मीर जाफ़र मीर सादिक करती थी, ये वही पार्टी है जिसकी पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस जाके इफ्तारी करती है उसके बाद। सो लेट्स नॉट डू दैट। दूसरी बात ये कि जहाँ पे इमरान खान साहब की आप बात करें कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के दिन में, मैं ख़बर नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक एनालिटिकल बात इसके ऊपर ये ज़रूर करूँगा कि मुझे लगता है कि एक कैरेट एंड द स्टिक का फॉर्मूला जो है वो चल रहा है। आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। जिस तरह बच्चों को आप ट्रेन करते हैं ना कि बेटा अगर आपने अपना होमवर्क किया तो फिर आज आपको जो है ना रात को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, और अगर आप टाइम के ऊपर सोए तो फिर हम आपको जो है ना सैटरडे वाले दिन जो है वो प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना इस बुनियाद के ऊपर डीलिंग्स हो रही हैं जिसके मुताबिक आप कुछ अच्छा करेंगे, आप स्ट्रीट्स को आप अपना 6 तारीख का जलसा कैंसिल कर दें, उसके बाद देखिएगा फिर आपका एक बंदा जो है वो जो अंडरग्राउंड हुआ है वो बाहर आ सकता है, 6 तारीख का जलसा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रीट्स को क्लियर करना है, आपने बैठ के रैली निकालनी है इतवार वाले दिन, लेकिन रैली सिर्फ पेशावर में निकलेगी, पंजाब के अंदर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको परमिशन भी मिल जाती है, एक लिस्ट बन जाती है कि जाके खान साहब से मिल भी लें। अच्छा बच्चा फार्मूला है क्या? और ये दोनों के लिए माजरत के सही, सिर्फ पीटीआई नहीं, ऑफ कोर्स ये उधर भी है, ये उधर भी है। आप अच्छे बच्चे बनेंगे, आप वजीर आजम नहीं बनेंगे, बेटी वजीर आला बनेगी, आपको सब कुछ इजाजत होगी, आप जो कुछ मर्जी करें, कोई मसला नहीं। अब वक्त और जरूरत, शहबाज शरीफ साहब तो हैं ही अच्छे बच्चे, वो उनसे वो तो मॉनिटर हैं, क्लास के मॉनिटर है, बल्कि वो खुद कहते हैं ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, बल्कि वो बताते हैं एक सरे सो माजरत एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सेटअप हमेशा ज़हन में रखिएगा, अच्छी पॉलिटिक्स हमेशा ये होती है कि आपने 1-2 बंदे जो है ना उनकी ट्यूनिंग करके रखनी होती है कि बवक्त ज़रूरत अगर दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना पड़ गया तो फिर वो वाले बंदे आगे हो जाते हैं। ओके, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एतजाज हसन साहब मौजूद हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की तरफ ठंडी हवाएं जो है वो भेजनी होती हैं, एतजाज हसन साहब जो है वो बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, इसमें मेरे को हैरानगी की बात नहीं है। पता क्या होगा अभी ईद के बाद एक लूज किस्म का ग्रैंड अलायंस बनेगा, भी हल्की फुल्की दूर से एक मौसीकी आपको सुनाई देगी, लेकिन कोई कुछ बड़ा हो जाएगा या कोई लॉन्ग मार्च धरना बंद कर दो, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। जो अगर इससे पहले कि इफ्तिखार साहब के पास जो कोर है इशू बिटवीन इमरान खान साहब और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में, वो वहीं पर है। आप ये कह रहे हैं कि ये कैरेट एंड स्टिक चल रहा है पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ इट्स वेरी मच देयर कि जो इशू था इट्स देयर, अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है। ओके, ये और दूसरी बात ये सारे के सारे बड़े कुंडे हैं इस मामले के अंदर के बैठ के कम्युनिकेशन खुली होती है, मुलाकातें हो रही होती हैं। मियां साहब की लंदन में भी हुआ करती थी और पीटीआई की इस वक्त भी होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, लेकिन पागल तो नहीं है कि वो शाम के वक्त बैठ के प्रेस रिलीज कर दें, जनाब आज साड़ी फलां और दिन मुलाकात हुई सी फलां जगह तक। अब ये जो इफ्तारी वाली खबर है इन्होंने तो नहीं बताई, उन्होंने भी नहीं बताई, ये तो एक सहाफी ने बताई, डॉन के जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, उन्होंने दे दी खबर, वरना ये तो चुप करके रोटी पोटी पाड़ के आ गए थे आराम से किसी ने। और वो रऊफ साहब ना बड़े मजे से कह रहे हैं कि देखिए जिसने बुलाया ये तो उसको पता
पता होगा। ये उसको पता हाँ। मेरा नहीं ख्याल केपी के सीएम गए हैं हाँ। और जो और बाद में उसी आगे- प्रोग्राम में जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो डिनाई नहीं कर रहे कि मैं नहीं गया। तो ये बच्चों वाली बात इससे है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम स्टेटमेंट है। वो मुशर्रफ के एक साबिक साथी और दोस्त का है जो आजकल उस पार्टी में है। उसने कहा ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। जी जी। ये कैसे सोच सकते हैं आप कि हम इस फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे? इनके साथ नहीं बैठेंगे तो किसके साथ ये बैठेंगे? बड़ा मतलब आप उस पर तवज्जो दें ना, ये इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब देखें, मैं समझता ही हूँ मुनीब कि ये मसला ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम दोस्त यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मंसूर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो 93 से झगड़ा कर रहा है और वो आता है और फिर चला जाता है, तो उसका अपना एक रोल है। इमरान खान का रोल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान का रोल था कि मेरे ए आदमी को लगाओ और बी को ना लगाओ, ऐसे ही ये झगड़ा था। ये लड़ाई तो वैसे सबकी नहीं होती। नहीं, साहब, नहीं, फलाने को ए लगाओ, और फलाने को ना बी, लगाओ। ए और बी की नहीं हुई। ए और बी की नहीं हुई, किसकी हुई? जो पहला 93 का मसला है वो इसाक खान से है, वो और नौयत का है। जो दूसरा मसला है राहिल को इन्होंने नहीं दी, एक्सटेंशन नहीं दी। जो मसला कियानी और मुशर्रफ का उसका ये इनका कोई रोल नहीं था, ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आप अगर आगे जाना चाह रहे हैं तो ये मसला रिजॉल्व करना होगा। दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि कमीशन बना दिया जाए आला सतही, जो इलेक्शन के मामलात को संजीदगी के साथ लें, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट है किसी किस्म के भी आगे जाने के रास्ते में। लेकिन सर इलेक्शन का मैं बसत एहतराम, इलेक्शन जिस तरह से हुआ है 2018, 24 चले पहले, हम कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन ये आपको हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार है और जहां पर किसी ने दुम मरोड़नी हो किसी की या बाजू मरोड़ना हो बड़े आसानी से मरोड़ मुनीब, लेते हैं। मैं जो आप बात सोच रहे हो मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल सर की कोई बात होने देगा? नहीं, मैं देखो ना, मुझे बताएं ये ना। सवाल है कि जिनसे हम ये मुरादे मांग रहे हैं जी जी। और जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके रवैये में लचक आ सकती है, ये ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन के नताइज के बारे में हतमी राय नहीं बनाएंगे, अगले 5 साल आप नहीं पूरे कर पाएंगे। बट सर बात ये है और ये कि- जो दोस्त ने कहा, मंसूर ने कहा, उन्होंने तो 16 तारीख दे दी है पशीन में जलसे की। But तो बात so ये what? आप कहते- वेरी गुड वेरी गुड। सो व्हाट? इसका मतलब है कि अवामी जलसों से भी कोई तब्दीली नहीं आ तो सकती। सर हमारे मुल्क में बसत एहतराम अवामी जलसों से तब्दीली कौन सी आती है सर? जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो कहाँ से तब्दीली मुनीब, आती लेकिन जो उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना अनसर्टेनिटी का, जी, जी। उसका क्या करोगे? है? सर वो उसका क्या करोगे? सर वो बात नहीं है, but उसका वो तो उसका ever उसका since मौजूद भी इफ्तिखार साहब एवर रही है ना। सेंस मौजूद है, इसको ख़त्म करना ही है, चलता रहेगा। मेरी सर, हमारी ज़िंदगी में तो ख़त्म नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाए। हैव अ वेरी लॉन्ग एकेडमिक डिबेट ऑन दिस कि ये हमारे मुल्क को नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, लेकिन फ्रैंकली शायद ये ऐसे ही है इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट सिर्फ आप अगर इस चीज़ को हम ये ज़रा हाईलाइट करें मंसूर साहब कि ये हुकूमत जब बनी है, ये जिसके अंदर आप जिसको हम आज विटनेस करते हैं, ये एक ऐसा प्रो मैक्स वर्जन है या इतनी हाइब्रिड प्लस हुकूमत है कि इसमें बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। मतलब पहले होता था ना कि फलाने हुकूमत कोई एक बंदा या कोई एक होता था कि चलिए ये हुकूमत ज़ेर साया काम कर रही है। बाकायदा तौर पर इन शेप ऑफ मोहसिन नकवी साहब इज़ वेरी ऑनरेबल टू एवरीवन, बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है एस्टैब्लिशमेंट की। ही इज देयर मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर। WWF बचपन में होता था, मैं और आप छोटे छोटे से थे, इफ्तिखार साहब तो तब भी बड़े थे जी तो पता नहीं उसके अंदर भी देख तो उसके अंदर ना हमें पहलवान का पता होता था कि यार ये वाला पहलवान जो है ना हो सकता है जीत जाए, लेकिन वो लगती बड़ी थी अनप्रेडिक्टेबल किस्म की लड़ाई थी, लेकिन था सारा मैच फिक्स था। सारे पहलवान जो थे ना वो नूरा कुश्ती थी। सर माजरत के साथ हो सकता है इफ्तिखार साहब के दिल पे लगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, बहुत पुराने बड़े एक्सपीरियंस है इनका, मेरा नहीं है, वेरी वेरी एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट माजरत के साथ आज जितना भी पहलवान इस अखाड़े के अंदर है ना, वो सारा फिक्स्ड है, वो सारा फिक्स्ड है। अब वो सिर्फ ये फर्क ये है कि वो किन टर्म्स के ऊपर जाके मैच फिक्स कर रहा है। अच्छा आप अगर मुझे बताओ मंसूर के ये जो आपका पहलवान है इमरान खान उडियाला जी, मेरा ये पहलवान, नहीं चले, आपका नहीं, चले जिस मेरा कप्तान है, मेरा पहलवान नहीं। ओके ओके, आपका जो कप्तान है वो किन टर्म्स के ऊपर इस किस्म की कुश्ती में आएगा, चलिए मुझे बताएं। वो पहले किस टर्म्स पे आया था?
पहले कि उसको इख्तियार दे दिया गया था। वो नहीं किसी टर्म्स पे आया था हाँ, ना, नहीं, मतलब तय था कि अच्छा जी ये हम ये करेंगे, सेम पेज हो गया है, कमाल हो गया है, पहली दफा हुआ है। इतनी हमांगी कभी नहीं मतलब हुई। इतनी तो कभी देखी नहीं हमने। सेम पेज पे आपको इतराज है तो ये जो सेम पेज हो रहा है कि उनके नुमाइंदे आके बैठ रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उसको हुजूर आप मैं मानने यही तो को कह तैयार रहा नहीं हूँ, है। मैं कह रहा हूँ पहले सेम पेज था, अब सेम बुक हो गई है, ठीक क्या है, उसके चीज़ बाद अच्छी सेम होती है? लाइब्रेरी हो जाएगी। सेम बुक अच्छी होती है, सेम पेज अच्छा होता है। ना सेम पेज अच्छा होता है, ना सेम बुक अच्छी होती है, ना सेम लाइब्रेरी अच्छी करें होती है। क्या? बात ये करें होती है कि क्या बुक फिर? अपनी अपनी होनी चाहिए करें क्या? कहानी, और वो कोई मानेगा नहीं। please वो करें। इस हाँ, वो मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कोई नहीं मानेगा क्योंकि सारे प्लेयर खुद तैयार किए हुए हैं, सारे प्लेयर एक ही नर्सरी से आए हुए हैं, वहीं से सीख के आए हुए हैं कि बेटा जब बॉल इधर आएगी तो आपने हुक ही मारना है, आपने पुल कभी नहीं मारना। और जैसे हम और वो बताएंगे- पुल कभी नहीं मारेंगे, हुक ही मारेंगे हमेशा। अच्छा, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इलेक्शन के नतीजे हैं इसके ऊपर फैसला होने की जरूरत है ताकि हुक एंड पुल वाली खेल को ये जो 2024 के इलेक्शन लड़ते हैं, आपके ख्याल में ये चूचे हैं? इनको नहीं पता, इनको नहीं पता सिस्टम कितना रिग्ड है, इनको नहीं पता फॉर्म 45 फॉर्म 47 में क्या होता है, सब पता है। ये इनकी उम्र गुजर गई, इन्होंने कितने इलेक्शंस कवर किए, कितने इलेक्शन सेल्स इन्होंने कवर किए, इनको नहीं पता क्या 2 नंबरियां होती हैं। मैं कहता हूं और किसी इलेक्शन कमीशन है इफ्तिखार साहब के साथ सिर्फ 2 घंटे का सेशन लगा ले, ये पूरे इलेक्टोरल लॉज के जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आइडेंटिफाई कर देंगे। लेकिन इनको बुलाएगा कोई नहीं, इनको इसलिए नहीं कोई बुलाएगा। सर बात एक मिनट पूरी होने दे, इनको इसलिए कोई नहीं बुलाएगा बिकॉज ऑल द पार्टीज वांट कि ये सिस्टम रिग्ड ही रहे, किसी एक के फेवर में, किसी फेवर एक आ के जाता है। अगेंस्ट। एक ब्रेक लेते हैं जी। इफ्तिखार साहब और मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहस जारी है और ये बहस इसलिए भी जारी है कि बहुत से मामलात इलेक्शन होने के तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद भी सेटल नहीं हो पा रहे और आज भी ये तलखी और तंगी अपनी जगह मौजूद है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक बाद हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। आज बेनिफिशरी अगर इफ्तिखार साहब गुजारिश है, आज अगर बेनिफिशरी ये है, अब मैं नहीं हम कह सकते ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सी बातें हम सबको, मुस्लिम लीग नून के अंदर ही बड़े बड़े लोग अपने कोलीग्स के बारे में कहते हैं यार फलाना तो इतने मार्जिन से हारा हुआ था। ठीक कहते हैं, और वो देखें सुबह कैसे जीत गया। ठीक कहते हैं ना। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे ना इशारा कर, इतने बड़े मार्जिन से हारा हुआ था। देखो दोस्त, अब वक्त आ गया पाकिस्तान में कि ट्रुथ की बात की जाए। अगर नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हो। सर सच बोलना किससे? किसने? हमने आपस में। वो सर मैं आपसे सच बोलूं, आप मुझसे बोले, पहले मीडिया एक काम करे ना कि जितनी कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं इस पर काम करे, तकसीम कर लें। हर एक सर 4 में तो वो एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर चुके हैं अपने प्रोग्राम। 4 पे नहीं, मैं सारी की बात कर रहा हूं। मतलब ही टेकन द लीड ना, मेरे दोस्त ही टेकन द लीड, आप भी लें मैं भी लूं। देखो बात ये, जब तक आप इन इंतखाबी नताई के मामले में क्लियर कट चीज़ें वाज़े तौर पे नहीं लेके आओगे, एक आदमी जो अडियाला जेल में बैठा है वो उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी सलाहियत रखता है। सर मैं उस अच्छा वो रखता है, माजरत के साथ वो रखता है, बाकी तो नहीं रखते। बाकी कौन? मतलब नून लीग तो नहीं रखती इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट जो इन्होंने किया 2024 का। नवाज शरीफ, अच्छा आप चले बताएं, नवाज शरीफ के अंदर अगर इस बात की ग्रेस होती तो कहता नहीं कि हम लोग जी 130 हार गए हैं, मैं हार गया हूं, आई नीड टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच, मेरा अब आज के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, मेरी बेटी आ चुकी है, ये कंटिन्यू करें, मेरा भाई है वो कंटिन्यू करें। आपने कहा नहीं, मैंने ये सिस्टम नहीं छोड़ना, आई एम गोइंग टू रिमेन इन दिस पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जो मैं 1985 से हूं। आई हैव लॉस्ट बोथ माय सीट्स, आई हैव लॉस्ट 130, आई हैव लॉस्ट वन से। सर मेरे यही तो रोल है सर मेरा। नहीं, सर मैंने ये नहीं कहा मैं अथॉरिटी हूं, मैं ये नहीं कह रहा, यही मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, दोस्त की मैं कह रहा हूं, मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है, दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात आप कर रहे हो इसको एक तरीके से प्रैक्टिकली साबित किया जाए ताकि हम आगे जा सकें। अतवार साहब मेरा सवाल ये सर कि इन हालात के अंदर जैसे अभी चले हम मंसूर की सेड के मैंने जजमेंट नहीं दे रहा, बट ही हैज एनालाइज्ड इट एंड ही बिलीव्स के वहां ये हुई है। बट सवाल ये है सर, आज के माहौल के अंदर या जो कुछ भी है, कौन होगा, किस फोरम पे, कौन सी जगह होगी जहां पर ये तमाम सियासी पार्टियों पर मुश्तमल एक कमेटी? वो नहीं हो सकता ना कि जो हुकूमत में इस वक्त है, जो हुकूमत में है वो तो बात ही नहीं करना चाहता इस बात की कि इलेक्शन का ऑडिट ये करवा जो ले। हुकूमत में है इन्होंने कहा कि पीटीआई को कि जाओ जाके हुकूमत बना लो। ऐसी बात ना करें मुनीब साहब, नहीं सर, हम बातों को एक दिन से दूसरे दिन में लेके जाएं। सर वो बात ये है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई 3rd ईयर 4th ईयर के लोग नहीं, अपने लोग उनके बड़े ओहदों पर इस वक्त भी वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी 18-20 से सीटें ज्यादा नहीं आई। भाई मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना, तो लेट अस स्टार्ट। ये किसी इसको कोई अमल को शक्ल तो दें, वो वही दे दें। ये जो आपसे बातें कर, ये जो आपसे बातें करते हैं और जो मुझसे बातें करते हैं, जो मंसूर से बातें करते हैं, आगे आएँ,
पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान में सिस्टम को बेहतर करने के लिए आएँ और काम करें। मंजूर साहब लास्ट और सर जी अब बात ये जो ये कह रहे हैं कि जी शेर ने उनको कहा कि जी आप हुकूमत बना लें, और शेर भी काका है, चूना काका है, उसे नहीं पता उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है और उनके पीछे कौन नहीं खड़ा हुआ। तो ये सियासी आपको ज्यादा बयानबाजी पता है कौन खड़ा है। आपको भी पता है, आवाम को नहीं पता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम बंद नहीं करो। नहीं, चोची नहीं, रोटी को चोची कहने की बात नहीं है। नहीं, आप लोग कम से कम मेरी इस ऑफर को कबूल करें। सर कबूल, अगर सर सब कबूल कर रहे हैं। आपके पास तमाम हकाइक मौजूद हैं तो उसको कबूल करें, चलें पाकिस्तान को आगे जाने का मौका दें। बट सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन किसी के पास नहीं था कि वो कहते कि जी हम नहीं बना रहे हुकूमत, हम तो हार गए हैं यार, जेड़ा बनाना है बढ़ा लवे। फर्ज करो ऐसा हो गया सर, वो हो गया तो हम भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे। मनीष साहब एक सेकंड जी सर, फर्ज करो ये सिचुएशन आगे फिर बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री विल बी इन द नहीं, मेकिंग। तो क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे? जो स्यापा पड़ा हुआ है, जो स्यापा पड़ा हुआ है सर, वो खत्म हो जाएगा। ये सही कह रहे हैं, उससे भी नहीं होना है, क्योंकि वो भी एक हादसे के नतीजे में होगा। सही है। जिस तरह पहले हादसे के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब आए थे ना, पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, ये भी होगा तो कोई हादसा ही होगा। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि बंदे आते इधर उधर करने की वह तो लड़ाई होती है, यहाँ पे भी एक ऐसा टाइम बॉम्ब तैयार हुआ है इसाकदार और औरंगजेब साहब का, ये किसी दिन फट गया तो हो सकता है फिर उससे क्या होगा? उनके उन दोनों के इख्तिलाफात से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आपने इस प्रोग्राम में उस्मान बुज़ार रीजन बना था, करते करते मामला खराब हो गया। इस प्रोग्राम में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक, आपने KPK का विजिट, खैबर पख्तूनख्वा के पूरे लोगों का जाके कोर कमांडर से मुलाकात, और एक आपने ये कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होने की तवक्को है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को रियलिटी की शेप दे दें। तो मुझे बताएं 92 लोगों के साथ हुकूमत कैसे चलेगी? चले वो ये नहीं, बात आपकी अपनी जगह ठीक है, 92 लोगों के साथ हुकूमत नहीं चल सकती, बट सवाल ये है, वो कहते हैं हम 92 नहीं है, हम 192। तो नहीं, उनको 192 तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक नेशनल तरीकाकार का तयन किया जाए, ताकि तय हो कि 90 हैं या 190 हैं, या इसी खेल में 5 साल गुजारने हैं। मैं साहब आपका बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपने वक्त दिया, वेरी काइंड ऑफ यू। एक ब्रेक, वापस आएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बस साथ रहिए। प्रोग्राम के सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारिर साहब। तारिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत से आम मामलात हैं यकीनी तौर पर आपके सामने, और कुछ ऐसे थॉर्नी इश्यूज़ हैं जिनको आप या आपकी हुकूमत एड्रेस भी कर रही है। तारिर साहब एक इशू इसके अंदर बड़ा अहम है, अब जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुओ मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ले लिया। अगर मैं बहसियत वफाकी वज़ीर कानून आपसे पूछ पाऊँ कि आपके नज़दीक एक कमीशन वो था जो कि मुलाकात के बाद बन गया जिलानी साहब का, जिलानी साहब ने फिर माजरत कर ली, आप ही का बयान है कि वो उन्होंने इसलिए किया कि एक सियासी जमात के दबाव की वजह से। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपसे पूछ पाऊँ कि वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया है, 7 जजेस बैठ के उन्होंने कहा शायद ईद के बाद फुल कोर्ट भी बन जाएगा, क्या यही प्रिंसिपल या ये लॉजिक अप्लाई करती है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी दबाव के अंदर आके ही आपके नज़दीक ये सुओ मोटो लिया है, या उन 300 वकला का ख़त जो गर्दिश करता रहा जिसमें जनाब जिलानी साहब के साहबजादे का नाम भी था, उस वजह से उन्हें ये सुओ मोटो लेना पड़ा? अब आपने कहा कि क्यों चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया, बिल्कुल उन्होंने कोर्ट में भी इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने जो ऑनस्लॉट देखी एक सियासी जमात की तरफ से, उसको सामने रखते हुए, और जस्टिस जिलानी ने भी मेरे ख्याल में वो सारे मामलात थे जिनको सामने रख के रिक्यूज़ल कर दी, तो उन्होंने मुनासिब समझा चीफ जस्टिस साहब ने अपनी कमेटी से मुशावरत के बाद कि इसको 184(3) में ले लिया जाए। ठीक हो गया। अब आपने कहा कि 300 लॉयर्स की चिट्ठी, मेरा नहीं ख्याल कि उस चिट्ठी का इतना कुलीदी किरदार था, क्योंकि आपने देखे होंगे वो नाम, मेरे लिए वो नाम सारे नाम बड़े मोहतरम हैं, लेकिन कई नाम रिपीट हुए हैं और वो सारे अनइलेक्टेड लोग हैं। राइट। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से पाकिस्तान की जो मौकर बार बॉडीज़ हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पेशावर हाई कोर्ट, इस तरह पेशावर KP बार काउंसिल, इस्लामाबाद, सारी जगहों के लोग, उन्होंने एतमाद का इजहार कर दिया था, तो वो 300 लोगों की चिट्ठी शायद इसकी वजह नहीं थी। राइट। उन्होंने रिकंसिडर किया कि ये दोबारा इसी तरह की ऑनस्लॉट आएगी और कोई और नेक नाम आदमी जो है उसे दागदार करने की कोशिश की जाएगी और सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा। तो इन हिज ओन विजडम उन्होंने जब दोबारा लोगों को कंसल्ट किया, अपने कोलीग्स को, तो उन्होंने कहा कि हम उस तरफ ले लें। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अच्छा तारिर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
आपकी जमात के सदर पंजाब के जनाब राना सनाउल्लाह साहब आपके कुलीग हैं, आपने इकट्ठे कैबिनेट में वक्त गुजारा है, आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ सलाम दुआ भी है, दोस्त हैं आपके। उनका ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ अगर मैं आपको सुनवा सकूं वो क्या फरमा रहे हैं, वो दिलचस्प है इसलिए बिकॉज वो भी वकील हैं। वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। अब तारिक साहब, होगा कुछ नहीं, उसकी एक इनहेरेंट वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में मुदाखलतें भी होती रही हैं, हमारे मुल्क में जुडिशल हिस्ट्री भी बड़ी चेकर्ड है। बहसियत मैं दोबारा कहूँगा वफाकी वज़ीर कानून, आपको लगता है कि अब भी कुछ नहीं होगा, या आपको लगता है कि कम से कम एक वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो जाएगा मामला कि जो चीज़ एलेज की गई है उन 6 ऑनरेबल जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो डिसाइड हो जाएगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है? मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा उनके साथ। मैं समझता हूं कि चीज़ें जब इस लेवल पे टेकअप होती हैं और उन पे गुफ्तगू होती है, और आज के दौर में जबकि जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके डायमेंशंस और हैं, तो ये बिल्कुल मिट्टी पाव तो नहीं है मुमकिन। ये ज़रूर है कि इस इशू को अदालत किसी पार लगाएगी, और हाँ, आइंदा के लिए भी कोई गाइडलाइंस, कोई लाहे अमल ज़रूर होगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह के माशरों में हम रहते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी सामने रखना चाहिए। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नाउ, इट्स नॉट द गवर्नमेंट स्टेटमेंट, राइट। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं समझता हूँ कि ये मामलात हैं और कई दफ़ा सही या गलत भी होते हैं, कई दफ़ा वाकई कोई नेशनल इंटरेस्ट है। हम जिस तरह के ख़ित्ते में रहते हैं, जिस तरह का माहौल है, जो दहशतगर्दी का हमें सामना है, कभी कोई तहरीक फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड, कभी कोई तहरीक, बलूचिस्तान को सेटल नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि कुछ हमसाया ताकतें नहीं चाहती। मुल्क के अंदर एक कैफियत तारी है। हमारा दूसरे अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर में इंट्रूजन्स और जो दहशतगर्दी से लिंकेजेस है, हमें वो सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों को हर वक्त किटहरे में खड़ा करना भी दुरुस्त नहीं है। उनका एक अपना रोल है, उन्हें वो रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उनकी कुछ कयूद हैं, बिल्कुल ठीक है, कयूद हैं, हदूद हैं। बट अगर उनसे बहुत बाहर जाया जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि पिछले दौर में ये सारा कुछ हुआ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले दौर में क्या क्या नहीं हुआ और अदलिया की तरफ से आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि एपेक्स लेवल पे पजीराई नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। अदलिया के टॉप पे जो शख्सियत बैठी थी वो खुद उसका हिस्सा थी। तो मेरे ख्याल में काजी फायज़ ईसा साहब जैसे इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ये कहना कि ये मिट्टी पाव प्रोग्राम होगा, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये ज़रूर है कि इस पे पेशरफ्त होगी और ये अच्छी चीज़ है। बट साहब, देयर इज अनदर पॉइंट कि ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट में हैं, यू द फेडरल लॉ मिनिस्टर, आपका मौक़िफ़ उसकी ऊपर जब आपको इस ज़बान कोई चीज़ आपकी ज़बान से निकलेगी उसको भी लोग एनालाइज करेंगे। हुकूमत की तर्जुमानी या हुकूमत की जो ज़बान है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात के जानिब से सामने आएगी। आपके अगेन कॉलीग, आपके छोटे भाई अता तारड़ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जब मैंने उनसे इस हवाले से पूछा, उनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और दैट वाज कि हुकूमत का बेंट ऑफ माइंड क्या है, हुकूमत को सोच कैसे रही है। ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। किस लेटर की क्या टाइमिंग है, अच्छा, और इस वक्त ये लेटर क्यों लिखा गया है। देखिए ना, मैं अगर आपको बताऊं, 1-2 लोगों के रेफरेंसेस भी पेंडिंग है ना। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के हवाले से, जब मैं ऐसे पीएम था पिछली गवर्नमेंट में। मुझे ये बताया ना, वो अभी तक रेफरेंस क्यों नहीं डिसाइड हुआ इतने अरसे के अंदर, क्या वजह है उसकी। तो वन शुड हैज इट लैंडेड इन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? इट्स वेरी मच देयर, राइट? तकरीबन मेरा ख्याल साल एक हो गया है, उस रेफरेंस पे अभी तक कोई फैसला ही नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है। तार साहब, टाइमिंग ऑड, ये वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, ऑब्वियसली इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब यहाँ बैठ के वो एक नेशनल टेलीविज़न पे ये बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये इंप्रेशन इतना ग्रो कर गया है कि आप बशमूल जनाब के, आपकी पूरी कैबिनेट, द गवर्नमेंट, आप ये फील करते हैं कि ये ख़त लिखा गया है लेकिन इसकी टाइमिंग के ऊपर भी हमें एतराज़ है। इसके अंदर एक जज साहब का मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पड़ा हुआ है, ये शायद उसको कवर अप करने की कोशिश है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, राइटली सो, उन्होंने एहतजाज किया, उनकी नौकरी खा गए सारे, और कंप्लेनेंट बहुत से लोग बन गए, और आज हालत यह है कि उनकी बरतरफी को रिटायरमेंट में अदालत ने तब्दील किया। बट सवाल यह है कि अगर वो हो सकता था तो फिर ये जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है, इसको हुकूमत ऐसे क्यों ले रही है कि ओहो ये तो कुछ ऐसे हो गया जो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। कैसे हो सकता है कि अदलिया के मामलात में इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स इंटरफेयर करें? ये इंप्रेशन क्यों दे रही है हुकूमत? तार साहब, देखिए, हुकूमत इंप्रेशन नहीं दे रही है, हुकूमत की नेक नीति तो आप इस बात से ही देख सकते हैं
कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई लेतो लाल से काम नहीं लिया, कोई 248 का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पहले पार्लियामेंट से पूछूं या कैबिनेट से इजाज़त लूं। उन्हें बुलावा आया, ख्वाहिश का इजहार किया गया, वो चले गए और हमें भी साथ लेके गए और वहाँ पे बड़ी खुली गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं है कि हम खुद रिसीविंग एंड पे रहे हैं और एक से ज़ायद दफ़ा हम इसका शिकार रहे हैं। लेकिन अता तारड़ की बात अगर आप लेते हैं आज के दौर में, एक तो मैं समझता हूँ कि जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े से फ़र्क हो गए हैं। फ़्लो जो है इंफॉर्मेशन का वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा जो मलफूफ गुफ्तगू है वो भी लोग सुनना नहीं चाहते। तो उसने अपने दिल की बात की है। ये बात मेरे दिल में भी है। मैं बतौर वकील ये समझता हूँ कि ये टाइमिंग क्या है कि ये वाक़यात सारे हैं जो आज से 1 साल 14 माह या 8 माह 9 माह 10 माह पुराने हैं। इसलिए ये बात की अता तारड़ ने कि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रोसेस से हो के दोबारा आई और इन्होंने हुकूमत संभाली और ये मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म ने अपनी कोशिशें शुरू की, तो एक बैक ऑफ द माइंड ये बात ज़हन में आती है कि ये आया वक्त मुनासिब था कि आप 10 महीने खामोश रहे और इस अरसे में जो रिपोर्टेड चीज़ें थी, यानी कि जो एक वो बात है कि किसी के ब्रदर इन लॉ को ले जाया गया और फिर उसको अगवा कर लिया गया था, उसकी FIR दर्ज हुई। उस FIR पे 1 साल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो मगवी थे उन्होंने 161 का बयान नहीं दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। तो ये चीज़ें तंग तो करती हैं आपको, दिमाग में आपके आते हैं। उसने अच्छा किया है, उसके अंदर ये बात नहीं रही, उसने कर दिया है अता तारड़ ने। ये बातें होती हैं फोरम्स पे और मेरे ख्याल में आज के दौर में वो जो मैंने पहले बात की थी, हम अगर मिट्टी पाव में चले रहेंगे तो फिर राना सनाअल्लाह वाली बात आएगी कि कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना है तो फिर इन सारी चीज़ों पे फिर बात होनी चाहिए। अच्छा, टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, लास्ट मेरा सवाल आपसे जनाब से ये है कि उस एलामिये के अंदर आया था जो सुप्रीम कोर्ट में आपकी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, चीफ जस्टिस साहब से सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन पास करेंगे, उन्होंने इंश्योर किया कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेंगे। डायरेक्शन खैर वो तो कमीशन ही, अब जारी बात है, इट डाइड अ पेनफुल डेथ कि वो रिक्यूज़ कर गए जनाब जिलानी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, बट क्या प्राइम मिनिस्टर ने इन योर नॉलेज किसी को डायरेक्टिव इशू किए हैं कि जी भाई आप अपने हदूदों की यूद में रहें? नंबर 2, जो फैज़ाबाद धरना केस के पैरा 53 के अंदर गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि जी कानून साजी की जाए इंश्योरिंग कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, नॉट 1 बट ऑल 3, कि जी उनका मैंडेट वाजे होना चाहिए। सो यू आर द लॉ मिनिस्टर सर, कोई ऐसी चीज़ पाइपलाइन में है जो आप कानून ला रहे हैं कि जिससे वाकई ये चीज़ पेपर पर आ जाए कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मैंडेट ये है? बहुत अच्छा किया मुनीब आपने, बिल्कुल जी है। इस पे थोड़ा काम पहले भी हुआ था, फिर ज़ाहिर है हम लोग गवर्नमेंट में ना रहे, केयर टेकर्स आ गए, वो कानून साजी कर नहीं सकते थे। अब जो वज़ीर आज़म ने कमेटी बना रखी है जिसमें बड़े जय्यद वकला हैं और बार की टॉप लीडरशिप भी है, ये उसके एजेंडा पे भी आएगी चीज़। वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग से निकलते सार, हम इकट्ठे थे, निकलते ही उन्होंने मुझे कहा कि आप इन चीज़ों को देखेंगे। रही बात डायरेक्टिव्स की, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि ये गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी है, होनी चाहिए और रहेगी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की, जो उनका मैंडेट है, जब तक उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेटेंड नज़र ना आए उन्हें अपने डोमेन में काम करना चाहिए। और फिर उसके भी मैकेनिज़्म है कि अगर कोई ऐसी थ्रेटनिंग चीज़ है, कई दफ़ा वो हुकूमत से, कई दफ़ा वो अदालती इदारों से भी जुड़ी होती है और उन्हें इंटरेक्ट करना पड़ता है और उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो उसके चैनल्स हैं मुख्तलिफ। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल बात की, जो अरबाब इख्तियार है उन तक भी पहुँचाया। और मैंने फिर कहा कि कैबिनेट मीटिंग में जब कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एक बिल्कुल स्ट्रेट जो स्टेटमेंट थी वो जारी की गई कि ये जो इम्प्रेशन दिया गया है चिट्ठी में कि कहीं ये गवर्नमेंट पॉलिसी तो नहीं है एग्जीक्यूटिव की कि ये इंटरफेरेंस हो, हमने उसे ना सिर्फ उस पर मायूसी का और दुख का इजहार किया था, बल्कि पॉइंट ब्लैंक हमने उसको रिफ्यूट करते हुए कहा कि ये पॉलिसी ना गवर्नमेंट की रही है, ना है और ना ये होगी। वी बिलीव कि इंस्टीट्यूशंस को अपने डोमेन में, अपने सफ़ीयर में काम करना चाहिए और यही पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर कानून। गुफ्तगू आपने सुनी, इसका फीडबैक आपने ही देना है जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।